देखिए भैया बहनों, कल हमने भूगोल कक्षा 7 पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे नदी के कार्य। अब नदी के कार्य क्या क्या हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला था जलप्रपात। अब जलप्रपात क्या है? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब हम नदी बहती है तो जब बहती है तो उसका जब दृश्य हम देखते हैं तो बिल्कुल तिरछी बहती है, आड़ी टेढ़ी बहती रहती है। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी का अपर्दन होता है, यानी कि कटाव होता है। जब नदी किसी बड़े खड़े ढाल वाले स्थान से ढाली स्थान जाए वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरते हैं, यानी कठोर सेल यानी बड़े पत्थर और यह खड़े ढाल वाली घाटी के अंदर गिरते हैं तो यह क्या जलप्रपात बनाती है। क्या बनाती है? ये जलप्रपात बनाती है। अब इसके आगे देखिए विसर्ग। अब विसर्ग क्या है? जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यानी कि मैदानी भागों में समतल में जब वो प्रवेश करती है, जाती है, तो यह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मोड़दार यानी कि इधर की उधर घूमती हुई, लहराती हुई बहने लगती है। तो नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जब नदी के इन्हीं बड़े जो मोड़ आते हैं, घुमाव आते हैं, उनको ही हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? विसर्ग कहते हैं। अब विसर्गों के लगातार किनारों पर अपर्दन एवं निष्पेक्षण शुरू हो जाता है। तो विसर्गों से क्या होता है कि लगातार किनारों पर अपर्दन और निष्पेक्षण शुरू हो जाता है, यानी कि भूमि का कटाव होना प्रारंभ हो जाता है। जिससे अब आगे देखते हैं चाप झील। जब विसर्गों के लगातार किनारों पर अपर्दन और निष्पेक्षण शुरू हो जाता है तो क्या होता है कि साथ साथ विसर्ग रूप नदी से कट जाते हैं। जो विसर्ग होते हैं वो जो नदी लगातार बहती रहती है, मुख्य नदी से वो कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं, यानी कि एक गड्ढा बन जाता है, झील नुमा बना लेते हैं, जिसे चाप झील कहते हैं। जब विसर्ग रूप नदी से कट जाते हैं तो वो एक अलग झील बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। आगे देखते हैं अवसाद। अब अवसाद क्या है? अवसाद बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निष्पेक्षण करती है। जब नदी या बाढ़ आती है तो अपने साथ में कई प्रकार की चीजें, मिट्टी है और अन्य पदार्थों को बहा करके लाती है। तो जो चीजें बहा करके लाती है उनको ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। यानी कि बाढ़ के कारण या नदी के बहाव के कारण तटों के जो निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं, पास के जो क्षेत्र होते हैं, वहां से महीनी मिट्टी, बारीक मिट्टी, अन्य पदार्थ का निष्पेषण करती है। तो ऐसी मिट्टी का एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। जब यह अवसाद लेके आती है तो इससे क्या होता है कि जो समतल पर उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। जब वो पानी नदी रुक जाती है, बाढ़ रुक जाता है, तो वहां पर जो मिट्टी बहा करके लाई जाती है तो वो उपजाऊ मिट्टी वहां पर मैदानों पर वो छोड़ जाती है। इसके बाद में आता है तटबंध। अब नदी के उचित तटों को तटबंध कहते हैं। अब जो नदी के किनारे पे जो ऊंचा स्थान होता है, जब नदी नीचे बहती है और कुछ तट होते हैं, उनको उचित तटों को तटबंध कहते हैं। जो नदी के जो दोनों किनारे होते हैं, ऊंचे वाले हिस्से होते हैं दोनों तरफ के, उनको उचित तटबंध कहते हैं। इसके बाद आता है वितरिका।
समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। अब जब नदियां बहती हैं, बहते बहते काफी समय हो जाता है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। जो नदी की जो गति होती है वो धीरी हो जाती है। धीरी हो जाने के कारण नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जब उसकी गति कम हो जाती है तो वो अलग अलग धाराओं में, कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। उसको हम वितरिका कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरिका। इसके बाद में आता है डेल्टा। इसके बाद में क्या है, डेल्टा। अब नदी अपने साथ लाए मलबे का निष्पेक्षण करने लगती है, यानी कि जो नदी अपने साथ में जो मलबा बहा करके लाई है उसका निष्पेक्षण शुरू करती है। प्रत्येक नदी अपने मुहाने का निर्माण करती है, यानी कि जो प्रत्येक नदी है अपने मुहाने के छोर का, हिस्से का, अगले हिस्से का स्वयं निर्माण करती है। और सभी मुहानों के अवसादों से डेल्टा का निर्माण होता है। जब सारे लेकर के आएंगे, अवसादों को लेकर के आएंगे, मुहानों को छोड़ती है तो वो अवसादों को उससे क्या बनता है, डेल्टा बनता है। क्या बनता है, उससे डेल्टा बनता है। समुद्री गुफा। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती है। अब जो समुद्री तरंगें हैं लगातार किससे टकराती है, सेलों से टकराती है, चट्टानों से टकराती है, जिससे दरार विकसित होती है। यह समय के साथ चौड़ी व बड़ी हो जाती है। अब जब समुद्री तरंगें सेलों के साथ टकराती है तो जिससे क्या होता है कि दरारें विकसित होती हैं, और ये समय के साथ साथ क्या होती है, दरारें चौड़ी और छोटी होती चली जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इस ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। इसके बाद में आता है मेहराब। मेहराब गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। जब गुफाएं बड़ी हो जाती हैं तो इनमें क्या बचता है, केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब कहते हैं। जब नदी का पानी कटाव कर करके जाता है तो बड़ा होता जाता है, तो पर क्या छती ही बचती है। तो गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छती बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। इसके बाद एक स्ट्रेट लगातार अपरदन छत को तोड़ देता है, यानी कि जब लगातार क्या होता है, अपरदन होता रहेगा तो ऊपर की छत टूट जाती है, केवल दीवार बचती है, और दीवार जैसी आकृति को स्ट्रेट कहते हैं। कई बार आपने देखा है कि भूमि का कटाव होता रहता है और एक गड्ढानुमा बढ़ जाता है। अब यहाँ से कटाव हो रहा है या कटाव होता जा रहा है तो इसके अंदर एक खड्डा सा बढ़ जाता है, फिर वो एकदम अचानक टूट जाता है, तो वो स्ट्रोक कहलाता है, केवल दीवार बचती है। इसके बाद आता है समुद्र भृगु। समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सीढ़ी तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। अब समुद्र भृगु किसे कहते हैं, समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सीढ़ी तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। अब पुलिन क्या है कि जो समुद्री तरंगे किनारों पर उड़ती है उससे अवसादों को जमा कर समुद्री पुलिन बनाती है। फिर इसके बाद में आता है हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। किसकी नदियां होती है, बर्फ की नदियां होती है। हिमनद यानी बर्फ, यह बर्फ की नदियां अपने नीचे को कठोर चट्टानों से गोलार्ध में मिट्टी और पत्थरों को अपदरित कर देती है, और गोलार्ध में मिट्टी एवं पत्थरों से भव्य दृश्य का अपरदन करती है।
हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से एवं गर्तों में जल का भराव भर जाता है और अपने साथ लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निष्पेक्षित होती है। ये निपेक्ष हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? हिमनद या हिमोड़ का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद में है पवन कार्य। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप छत्र के आकार के सेल देख सकते हैं। जब रेगिस्तान में हम जाते हैं तो वहां पर बालू बालू होती है, जब हवा चलती है, वायु चलती है तो उसके साथ वो उड़ते रहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का भाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा किसे कहते हैं? जब पवन चलती है और उसका बहाव रुकता है तो रेत को साथ में उठा करके लाती है, तो रुकती है तो वो जब वो मिट्टी गिरती है, बारीक कण रुकते बालू के कण गिरते हैं, हल्के होते हैं, तो वह उस समय छोटी पहाड़ी का निर्माण कर देते हैं और इसको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीने व हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। अब क्या कि जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोएस कहते हैं। और चीन में विशाल लोएस निरपेक्ष पाए जाते हैं। धन्यवाद। अगले कालांश में पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर अगले कालांश में।